नए साम्राज्य और राजधानियां। अब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है, उसके बावजूद के बाद कौन आता है, क्योंकि इतिहास क्रमबद्ध है, एक जाता है दूसरा आता है, रिप्लेस करता रहता है। लिखो आफ्टर फॉल ऑफ मौर्यंस, लिखो मौर्य के बाद, मौर्य के बाद। अब भैया रिजल्ट निकाल दिया, अच्छा रिजल्ट आया, प्री में भी इतने क्वेश्चन फंसे, बच्चों ने खुद मैसेज कर करके जवाब दिए, मैं लगातार उनको शेयर भी कर रहा हूँ, जो बच्चे कह रहे हैं कि हाँ इतने परसेंट 60% क्वेश्चन आराम से निकल जा रहे हैं हमारे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब टाइम आ गया कि हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो पढ़ा दिया उसको तुम लोग रिवीजन करने की टेक्निक बता दी, फ्लैश कार्ड बता दिया, ठीक है। ऐसा कोई पका पका नहीं है कि यहाँ से उठा क्वेश्चन दे देगा। अब देखो मैं आज जो तुम्हें बताऊंगा तुम्हें दिखाई पड़ेगा क्वेश्चन यार उल्टा पूछा है उन्होंने, एनसीईआरटी ने दक्षिण दिया है। क्वेश्चन मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ, लिख लो चाहो तो, ठीक है, लिख लो। लिखो फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास, गुप्ता के बाद, ये आज हमारा क्वेश्चन पहले लिख लो ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि यूपीएससी में ट्विस्ट कहां से आता है। लिखो क्वेश्चन, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना इन द अर्ली 17th सेंचुरी, 7th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लिखो फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना इन द अर्ली 7th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स ऑफ होल्डिंग पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, यानी कि गुप्त के बाद, गुप्त पीरियड के बाद, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी, हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित किन राज्यों का शासन था, यानी उसके बीच में कौन कौन से लोग थे। अब ये इंफॉर्मेशन जानते हो कहां दी गई है, जिसको तुम लोग ध्यान भी नहीं देते। वो इंफॉर्मेशन जब आप आते हो इसके साथ तो यहां मैप दिया होगा, उस मैप में इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसको हम लोग स्किप कर देते हैं कि कौन कौन कहां कहां क्या क्या काम कर रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टीचर के साथ आपको सारी फैक्ट्स रिवाइज करने होते हैं जो वो पढ़ाता चला जा रहा, और उससे आपको पता चलता है कि उसको आपको अलग अलग सेगमेंट्स जोड़ने हैं। यूपीएससी में जाओगे पेज नंबर 109 छठी क्लास की एनसीईआरटी में जब देखोगे तो उसने साउथ के शासकों के बारे में बात किया है। उसमें पूछा है कि नॉर्थ में कौन था, क्योंकि जब आप साउथ पढ़ रहे हो तो नॉर्थ में, नॉर्थ का दिया है 7th क्लास में, इनपुट है 6th क्लास में, इसका डिक्लेरेशन दिया है 7th क्लास में। ठीक है, तो बेसिकली मैपिंग में जब आप जाओगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कौन कौन से शासक वहां पर हमारे थे। चलो अब लिखते हैं, लिखो मौर्य के पतन के बाद न्यू एम्पायर इमर्ज इन 3rd AD। लिखो ईसा बाद तीसरी शताब्दी में नए साम्राज्यों का उदय हुआ। गुप्त वंश के बारे में जानकारी कैसे पता चलती है, सबसे पहले सिक्कों से। समुद्रगुप्त, ये बेसिकली हमारा स्वर्णिम काल था, भारत को सोने की चिड़िया बेसिकली समुद्रगुप्त के शासन काल में ही कही जाती थी। तो ये वीणा बजाती हुआ संगीतकार भी था, बहुत बड़ा सम्राट भी था। तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत बेसिकली सिक्के हैं। लिखो सिक्के। नेक्स्ट वन, दूसरा प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखा गया, जो दरबारी कवि होते थे वो प्रशस्तियां लिखा करते थे। तो प्रशस्ति क्या थी, दूसरी हमें समुद्रगुप्त के बारे में, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती प्रशस्ति के बारे में। प्रशस्ति किसे कहते हैं, लिखो प्रशस्ति। तो प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करने वाला या प्रशंसा किया जाना। लिखो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त प्रशस्ति हमें जानकारी कैसे मिली, समुद्रगुप्त प्रशस्ति पीसीएस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो भी यूपी या बीपीएससी दे रहे हैं। लिखो प्रशस्ति, लिखो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की। हरिसेन किसने, बाई हरिसेन, इट इज कंपोज बाई हरिसेन। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हरिसेन ने की। कौन था ये, पोएट एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त के दरबार का कवि था, समुद्रगुप्त के दरबार का कवि था। ये प्रशस्तियां मुख्यतः प्रयाग, जो आज प्रयाग प्राचीन, जो अभी उससे पहले इसको इलाहाबाद कहते थे, प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र में मिली। ये प्रशस्तियां प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र में मिली। अब क्वेश्चन देखो कितना ट्रिकी पूछा था इन्होंने। मैपिंग, मैं सोच रहा हूं कि मैं हिस्ट्री की मैपिंग एक पढ़ा दूं, मेरे पास बहुत अच्छे उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं सोच रहा था कि अभी ये खत्म हो जाए पूरा एनसीईआरटी, तो मैं एक एक्स्ट्रा एडिशनल क्लासेस में मैं मैपिंग के बेस का क्वेश्चन पढ़ा दूं। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन कितना ट्रिकी पूछा था, ध्यान से देखना। ये पेज नंबर 107 पे दिया हुआ है, ठीक है, और 109 पे साउथ के, मतलब जिस समय हर्षवर्धन आया साउथ के शासकों के बारे में दिया हुआ है।
अब जरा ध्यान से देखो कि उस समय इसका शासन जो गुप्त वंश था, तो गुप्त वंश के बाद और कह रहा है हर्षवर्धन से पहले 7वीं शताब्दी में बीच में कौन कौन से राजा आए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, थानेसर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, उज्जैन, भरूच, सातवाहन, अजंता, ये सब बेसिकली हमारे जो है नॉर्थ के बेसिकली मुख्य शासक थे। इसके बाद दक्कन शुरू होता है, तो अजंता से नीचे शुरू करके अमरावती, ऐहोल, चालुक्य, पल्लवा, कांचीपुरम, महाबलीपुरम और ये इसके साथ जितने मदुरई, पांड्य, चेर, चैत्य, जितने भी हमारे जो है चोल, ये सब बेसिकली हमारे क्या है साउथ के हो गए। तो मध्य से लेकर ये दक्षिण तक हो गए। तो अगर तुम ऑप्शन में देखोगे तो लिखा था मगध। मगध कहां है? मगध हमारा नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये सारा इसका शासनकाल था मगध। कन्नौज, कन्नौज भी ऑप्शन में था। मालवा, ये पूरा मालवा का पठार हो गया, ये भी नॉर्थ में था, ठीक है। थानेसर, पुष्यभूति, कन्नौज, मगध, मालवा, थानेसर, ये हमारे नॉर्थ में थे। अगला ऑप्शन था देवगिरी और वल्लभी। तो देवगिरी और वल्लभी ये दोनों क्या साउथ के थे। तो उसने पूछा था कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का शासन था। तो उत्तर की तरफ पूछ रहा है। तो उत्तर में कन्नौज हो गया, प्रयाग हो गया, मगध हो गया, ठीक है, थानेसर हो गया, मालवा का रीजन हो गया, जो पुष्यभूति थानेसर में थे। आपको राजवंश नहीं याद है, लेकिन आपको मैप पे जगह याद हो जाती है। लेकिन बीटीएल इसी को कहते हैं, यही मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा था। ये पेज नंबर 105 में इंग्लिश में दिया हुआ है, दिस इज द 105, मैंने वहीं से लिया डायरेक्टली। तो अब इसमें आप देखोगे ध्यान से कितना ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपको मैप भी अब ध्यान से देखना पड़ेगा। बीटीएल इसी को कहते हैं। मैं डे 1 से आपको चिल्ला रहा था कि आप अगर जाओगे तो इसमें साउथ के बारे में दिया है, क्वेश्चन किसमें पूछा है? नॉर्थ के बारे में। इससे अच्छा मौका नहीं है। 34 क्वेश्चन देख लो, आपके पास पेपर होगा, कल मैंने शेयर करा दिया था, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो कि साउथ का दिया हुआ है। उसने चालुक्य के बारे में बात किया है, उसने पल्लवास के बारे में, चेर, पांड्य, चोल, इनके बारे में बात किया है। नॉर्थ के शासक पूछ लिया। तो लिखो प्रशस्तियों में क्या हुआ था, मैप कर लो यहां पर। इसमें चर्चा क्या है, जो इनके पास जो प्रशस्तियां थी हर्षवर्धन की, उसमें आर्यावर्त का नाम है। आर्यावर्त, तो आर्यावर्त क्या था? आर्यावर्त ये वर्तमान पाकिस्तान तक जो है फैला हुआ था आर्यावर्त। इसमें 9 शासक थे। देयर वर 9 रूरल्स। देखते जाओ। हाँ, हिंदी में पेज नंबर 113, डजंट मैटर, वो कोई लड़ाई नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है कि वो पेज नंबर 113 है। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, तुम अपना देख लो मैप। मैप तो दिख गया होगा ना तुम्हें। तो आर्यावर्त इसका नाम था। तो 9 शासक इसमें जो है टोटल थे। दे आर पार्ट ऑफ, आगे चलकर उन्होंने दे बिकम पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर, और आगे चलकर वो समुद्रगुप्त के साम्राज्य का हिस्सा बन गए। तो उसने आर्यावर्त पूरा जीत लिया। दूसरा, ये मगध से लेकर जो आपका आसाम का रीजन था, जो नॉर्थ ईस्ट आज हमारा वर्तमान में है, इसको गणसंघ कहा गया। गणसंघ, ये जो पूरा आसाम का रीजन है और पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा रीजन आ रहा है, ठीक है, वो गणसंघ कहा गया। बंगाल, आसाम का ये रीजन गणसंघ कहा गया। क्योंकि उस समय जो ब्रह्मपुत्र नदी थी, इसको क्रॉस करना अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि बहुत बाढ़ वाली नदी थी और पार करने के साधन नहीं थे, बहुत वेगवान नदी, पुल बुल नहीं थे। तो नॉर्थ ईस्ट का जो ये मणिपुर है, ये बिल्कुल कटा हुआ था। ये बहुत लंबे समय तक हमारा पार्ट नहीं था, एक तरह से जो है वो बहुत छिन्न भिन्न रहता था, खासतौर बरसात के दिनों में। तो गणसंघ नाम दिया गया इनकी प्रशस्ति में। गणसंघ है, गणसंघ का मतलब होता है दे प्रोवाइड ट्रिब्यूट टू द समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त के कहने पर ये कभी भी खड़े हो जाते थे। अधीनता थी लेकिन डायरेक्ट साम्राज्य नहीं था। तो ये अपना जो है वो उपहार दिया करते थे। लिखो, ये समुद्रगुप्त को उपहार और शुल्क दिया करते थे, उपहार और शुल्क दिया करते थे। इसके बाद हमारा दक्षिण हो गया, दक्षिण पथ। दक्षिण पथ के बारे में पहले मैंने बताया, उस समय दक्षिण पथ कहा जाता था, यानी कि जो साउथर्न हमारा पार्ट था। साउथर्न पार्ट में ये हमारा चालुक्य, पल्लवास, चोल, पांड्या, ये सब यहां पर हुआ करते थे। तो इसको दक्षिण पथ कहा जाता है। दे सरेंडर टू द समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने यहां तक भी अपना शासन स्थापित कर लिया था। ये जितने आप डॉट पॉइंट देख रहे हो, ये समुद्रगुप्त के शासन के अंतर्गत आ जाते थे डायरेक्टली। तो समुद्रगुप्त का साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था और भारत में व्यापार, खासतौर पर कोस्टल सिटीज पे उसने बहुत काम किया था। दक्षिण पथ लिखो, दे सरेंडर टू द समुद्रगुप्त। इन्होंने समुद्रगुप्त के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया, समुद्रगुप्त के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये चर्चाएं इसकी प्रशस्ति में मिलती हैं। आर्यावर्त भी इसके अंतर्गत आ गया था, गणसंघ यानी कि नॉर्थ ईस्ट इसके अंतर्गत आ गया था, दक्षिण पथ साउथ भी समुद्रगुप्त के अंतर्गत आ गया। तो भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की जो है इन्होंने रचना की थी। राइट, चलिए आगे लिखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां हमें और क्या बताती है? लिखो, जेनियोलॉजीज। लिखो, जेनियोलॉजीज वंशावलियों के बारे में जानकारी देती हैं, वंशावलियों के बारे में जानकारी देती हैं। ये कोई प्रशासनिक चीजों के बारे में नहीं बताता। जैसे अशोक का था, अशोक, और पूछ लिया जाए अशोक के जो अभिलेख थे और जो समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां हैं, उन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है? तो जहां पर मैंने आपको बताया था, चाहे रुम्मनदेही हो, अगर आप लोगों को लिखाया था, बहुत अच्छे डिफरेंस बता दिए हैं।
तो वो बेसिकली मुख्यतः प्रशासनिक या आर्थिक थे। इसमें इनके वंश के बारे में बताया गया है, ठीक है, और बेसिकली किस तरह से इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया इसके बारे में बताया गया। तो ये इनकी प्रशंसा करते हुए, क्योंकि दरबारी कवियों का जो पोएट इन कोर्ट थे, उनका काम ये था कि अपने राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के, जब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें दिया गया है कि समुद्रगुप्त के घावों का वर्णन किया गया कि वो जो उसकी भुजाओं पर जो तीर के कटे निशान है, जो एरो है, वॉन्ड है, जो भाले का, वो उसको बहुत ही स्वर्णिम उसको जो है वो देता है। तो बड़ा बढ़ा चढ़ा के किया गया कि एक दैवीय मानव के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है। तो ये हमेशा था, आज भी जो है वो, जैसे अगर आपने देखा हो महाराणा प्रताप या इनके बाद भी, तो इस तरह बढ़ा चढ़ाकर जो है प्रशंसा की जाती थी। लिखो इसकी वंशावली, लिखो समुद्रगुप्त फादर, समुद्रगुप्त के फादर का नाम चंद्रगुप्त था। उनके दादा, परदादा, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, और उनकी माता कुमारा देवी, उनकी माता कुमारा देवी के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त, दादा, परदादा तथा उनकी माता कुमारा देवी के विषय में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इसमें एक टाइटल, एक शीर्षक पता चलता है महाराजा धीराज का। समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज का टाइटल एक्सेप्ट किया था। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले शुरू किया था, यानी कि समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त वो महाराजा धीराज कहलाते थे। तो महाराजा, महाराजा धीराज और राजा, ये 3 टाइटल हुआ करते थे। तो समुद्रगुप्त को कौन सा टाइटल मिला हुआ था, याद रखिएगा, लिख लीजिए, समुद्रगुप्त को टाइटल कौन सा धारण किया था, महाराजा धीराज का। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, दिस इज चंद्रगुप्त। अच्छा, अब होमवर्क लिखो एक इंपॉर्टेंट। विक्रम संवत की शुरुआत क्यों और किसने की? विक्रम संवत की शुरुआत, द विक्रम कैलेंडर, क्यों, कब और किसने की? वाई, वेन एंड हुम। वाई, वेन एंड हुम। हु स्टार्टेड विक्रम संवत? कब, किसने और क्यों की? एग्जाम में आया हुआ है। हो गया? मुझे इसका आंसर दोगे आप लोग। अब आ जाओ, चूंकि गुप्त पीरियड के बारे में आगे और भी दिया हुआ है तो हम पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के बारे में बात करते हैं। हर्षवर्धन बहुत ज्यादा फेमस नाम होता है। बेसिकली ये अपने बायोग्राफी की वजह से जाने जाते हैं, इनकी कहानियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। हर्षवर्धन लिखो, ही नोन थ्रू हिज बायोग्राफी, अपनी जीवनी से इनके बारे में जाना जाता है। लिखो, जीवनी से इनके बारे में जाना जाता है, अपनी जीवनी से इनके बारे में जाना जाता है। इनकी जीवनी किसने लिखी? पीसीएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, रिटन बाय बाणभट्ट, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट, इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? वो जो बायोग्राफी थी, जीवनी थी, वो उसका नाम था हर्षचरित। कई बार एग्जाम में ये भी आया हुआ है। एग्जाम में पूछ रहा था हर्षचरित का मूल भाषा क्या है, प्राकृत है या संस्कृत है? तो इसकी मूल भाषा संस्कृत है, याद रखिएगा। हर्षचरित, बाणभट्ट ने किसकी रचना की? हर्षचरित की। हर्षचरित किस में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। हर्षचरित क्या है? बेसिकली इसके अंतर्गत गेव जियोलॉजी ऑफ हर्ष, लिखो, हर्ष की वंशावली को प्रस्तुत किया गया है। जेनोलॉजी ऑफ हर्ष। इस चीनी यात्री को बहुत ज्यादा, कई बार फाहियान के साथ लोग इसको बहुत मर्ज कर देते हैं। लिखो, ज़ुआंगज़ांग ये यात्री था, वो इसके दरबार में आया था, इसने उस समय का जो देखा उसको वर्णित किया था। इससे भी बड़ी डॉक्यूमेंट्री के बारे में हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। ज़ुआंगज़ांग, देखो, ही वॉज इन हिज कोर्ट, ये ज़ुआंगज़ांग इनके दरबार में था। हेडिंग डालो, हर्ष एफर्ट ऑफ एक्सपेंशन। लिखो, साम्राज्य के विस्तार में हर्ष के द्वारा किए गए प्रयास। हर्ष के द्वारा किए गए प्रयास, तो हिस्ट्री में आप जानते हैं या आप जानेंगे कि हर्ष बड़ा ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, तो पिता और बड़े भाई का जो है मृत्यु हो गई लड़ाई के दौरान। इनके जीजा को शासन मिला, तो बंगाल से लड़ाई करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अंत में शासन हर्ष को मिला। तो हर्ष ने भी जो है वो एक शासन को स्थापित करने की कोशिश की, गवर्नेंस को स्थापित करने की कोशिश की, और उन्होंने एक्सपेंशन की कोशिश की। तो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कहां पर वो सक्सेस हुए और कहां सक्सेस नहीं हुए। तो हर्ष जब ईस्ट की तरफ जाते हैं, मगध की तरफ, तो वहां पर वो जीत लेते हैं। लिखो, साम्राज्य के विस्तार में हर्ष का प्रयास। जीनियोलॉजी का मतलब वंशावली, कि पूरे वंश के बारे में, कौन दादा है, जैसे तुम्हारे यहां बनती है ना वंशावली, कौन तुम्हारे दादा है, कौन परदादा है, वो इसी तरह यहां पर भी वंशावली होती है। लिखो, साम्राज्य के विस्तार में हर्ष के प्रयास। पहला, पूर्व की तरफ, हर्ष ने मगध को जीत लिया। ईस्ट में लिखो, पूर्व में हर्ष ने मगध को जीत लिया। बट वेन ही क्रॉस नर्मदा स्टॉप बाय पुलकेशिन टू, लेकिन नर्मदा को पार करने के बाद दक्षिण में
पुलकेशिन द्वितीय द्वारा रोक लिया गया, परंतु नर्मदा को पार करने पर पुलकेशिन द्वितीय द्वारा रोक लिया गया। पुलकेशिन टू बिलोंग्स टू द चालुक्य डायनेस्टी। अब हमने देखा चालुक्य शासन कहां है, अब आपको तुरंत मैप करना है, मैप भी दे दिया आपको, तुरंत मैप करना है आपको। चलिए आप इस पे, और मैप पे देखिए चालुक्य शासन कहां है। बहुत ही फेमस, पुलकेशिन बहुत ही फेमस रहा है। तो चालुक्यों का शासन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि अभी हमें बार बार जो है वो लगाना पड़ेगा। तो भारत के पश्चिमी तरफ इनकी जो राजधानी थी ऐहोल थी, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। तो अरेबियन सागर से लगता हुआ, और ये भारत के बहुत व्यापारिक केंद्र के रूप में यहां पर था। ऐहोल का नाम आप बार बार सुनोगे, मध्य भारत में भी आप इसका नाम सुनोगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, चालुक्य जो है ये आपका यहां पर दिखाई पड़ा, चालुक्यों का शासन ये हमारे साथ यहां पर रुका, जबरदस्त यहां पर फैला रहा। तो जैसे इसने नर्मदा को क्रॉस किया, ये नर्मदा तापी का जो इलाका है जो है सतपुड़ा को पार करते हुए नीचे की तरफ आता है, तुरंत यहां पर चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने इसको रोक लिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, ठीक है। तो ये मैपिंग बहुत जरूरी होती है, हिस्ट्री कई बार इसके बिना समझ में नहीं आती है। हमें लगता है कि अरे हम रट लेंगे, याद कर लेंगे। अब तुम्हें समझ में आएगा कि चालुक्य वहां पर क्या कर रहे थे। अच्छा, ऐहोल का नाम आता है, आगे चलकर तुम देखोगे यहां पर उन्होंने बहुत अच्छे जो है वो ट्रेड पोर्ट्स बनाए, ट्रेड सिटीज बनाई, भारत की जो है व्यापारिक शहर बनाए बंदरगाहों आधारित, जो कि भारत की समृद्धता का प्रमुख कारण था। तो अभी आपको समझ में आएगा। चालुक्य लिखो, अब चालुक्यों के बारे में लिखते हैं, लिखो पल्लवा चालुक्य पुलकेशिन प्रशस्ति, लिखो पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन की प्रशस्तियां, यानी कि उसकी प्रशंसा में उसकी डॉक्यूमेंट्रीज जो थी। अच्छा, कई लोग अभी चंद्रगुप्त पे लगे पड़े हैं, वो किताब पलट पलट के देख रहे हैं, चलो कम से कम देख रहे हो, इस पर थोड़ा फोकस कर लो, पोर्ट सिटीज के बारे में। तो पल्लवास चालुक्य पुलकेशिन और प्रशस्ति। तो अब पल्लवास कहां है हमारे, ये देखो, चालुक्य जो है, इससे याद रखने में बहुत आसानी होगी। चालुक्य भारत के पश्चिमी तट की तरफ है और पल्लवास जो है वो पूर्वी तरफ, ठीक है, जो हमारा आज तमिलनाडु से रिलेटेड रीजन जो बनता है। तो कांचीपुरम, आज आप देखिए कि वहां पर बहुत से आज सिल्क है और तमाम तरह से पोर्ट था, आज भी हमारे सबसे प्रमुख पोर्ट यहीं पर हैं, हमारा व्यापार यहां पर होता है, ये हमारा पश्चिम का व्यापार होता है। तो पल्लवास भारत के ईस्ट में थे और जो चालुक्यास थे वो वेस्ट में थे, और इन्होंने पोर्ट से, चेर कहां थे, चेर आपका केरल के आसपास, ये चेर जो है नीचे जो तमिलनाडु से लगता हुआ जो निचला हिस्सा है, ये यहां से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा, पांड्य और चोल, पांड्य चोल और पल्लवा ये एक साथ लाइन में थे, मदुरई के साथ, जहां पर बहुत लंबे समय तक ये केंद्र बना रहा, सांस्कृतिक भी केंद्र था, आर्थिक केंद्र था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शासन थे और ये बड़े व्यापारिक शासक थे। बड़ी मजेदार बात थी कि ये बहुत ही ट्रेड बेस्ड किंग थे। और आप देखोगे भारत के प्रमुख मंदिर जो है तुम्हें यही दिखाई पड़ेंगे, जो सोने चांदी से भरे हुए हैं। ये कोस्टल एरिया में ये बहुत ज्यादा ट्रेड करने वाले एरियाज थे। तो ये राजा जो है मुख्य रूप से व्यापारिक जो है राजा हुआ करते थे। भारत इन्हीं की वजह से आगे चलकर बहुत ज्यादा व्यापार में डोमिनेट कर पाया था। ये समझना तुम्हें बता जो रहेगा, राइट। अब एक सज्जन का क्वेश्चन है, स्टेट बता दीजिए। अरे वर्तमान स्टेट की परिभाषाएं बदल रही हैं, मैं प्राचीन समय की बात कर रहा हूं, उसको उस हिसाब से मैनेज कर लो भाई, बड़ा मुश्किल है तुम्हें पढ़ाना। पल्लवा चालुक्य पुलकेशिन और प्रशस्ति लिखो, पल्लव चालुक्य पुलकेशिन की प्रशस्ति लिखो। दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की प्रमुख शासक वंश रहे, दक्षिण भारत के प्रमुख शासक वर्ग रहे, जिसमें पल्लवास और चालुक्यास। लिखो पल्लव, पल्लव बेसिकली कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक इनका प्रसार था। देखो, फ्रॉम कांचीपुरम टू कावेरी डेल्टा, कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक इनका प्रसार था। चालुक्यास देखो, रायचूर दोआब के आसपास इनका प्रभाव क्षेत्र था। दोआब का मतलब होता है, दो आब का मतलब होता है पानी, और दो नदियों के बीच में जो डेल्टा बनता है, जो फर्टाइल लैंड होता है एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको दोआब बोलते हैं, दिस इज नोन एज दोआब। तो दो नदियों के बीच में, आब का मतलब पानी, और दो पानियों के बीच में, दो नदियों के बीच में जो डेल्टा क्षेत्र फर्टाइल लैंड होता है, एलुवियल सॉइल होता है, वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अराउंड रायचूर दोआब, तो रायचूर दोआब के मध्य में इसकी राजधानी ऐहोल थी। ऐहोल वॉज अ ट्रेडिंग सेंटर। लिखो, ऐहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऐहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अब इसमें जो चालुक्य है, इसका ट्रेडिंग सेंटर जो है, चालुक्य में पुलकेशिन द्वितीय सबसे फेमस रहा है, सबसे प्रमुख रहा है।
ठीक है, तो पुलकेशिन के बारे में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारियां भी रही हैं। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, एक चैप्टर में पार्ट हमारे पहले बेसिक फैक्ट की जानकारी हो जाए, दूसरा इसका प्रशासन कैसे चलता है। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। देखो, सबसे प्रमुख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें जानकारी, प्रशस्ति किसने लिखी एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ। लिखो, कंपोज बाय कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। लिखो, दरबारी कवि रवि कीर्ति ने इनकी प्रशस्ति की रचना की। दरबारी कवि रवि कीर्ति ने इसकी रचना की। सब्जेक्ट क्या था? लिखो, विषय गिव डिटेल्स अबाउट पुलकेशिन एक्सपेडिशन। इन्होंने पुलकेशिन के साम्राज्य में, साम्राज्य विस्तार के विषय में, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य विस्तार के विषय में बहुत विस्तार से बताया है, बहुत विस्तार से बताया है। तो ये बेसिकली हमारी पहली जानकारी रही, राइट। इसके बाद हम साम्राज्य के बारे में जानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता रहा है और साम्राज्य किस रूप में काम करते रहे हैं, राइट। तो अब मुझे बताओ, अगर ये जो क्वेश्चन आया है इस बार का, प्री का क्वेश्चन तुम देने में सक्षम हो। क्वेश्चन है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? From decline of the Guptas until the rise of Harshvardhana in the early 7th century, which of the following kingdoms were the holding power in the northern India? ठीक है, गुप्ता ऑफ मगध, द परमार्स ऑफ मालवा, द पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, द मौखारीज ऑफ कन्नौज, द यादवाज ऑफ देवगिरी, द मैत्रकाज ऑफ वल्लभीज। ठीक है, तो इसका आंसर जो इसका मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, देवगिरी के यादव और वल्लभी के मैत्रक। तो बेसिकली अगर तुम राजवंश याद करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तुम अगर इसका ज्योग्राफी याद करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। और एनसीईआरटी में साउथ दिया, उत्तर पूछा है, नॉर्थ पूछ लिया है, तो अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि कहां पर हर्ष के शासन समय तक विस्तार नहीं हो पाया, यानी कि गुप्ता में डिक्लाइन हुआ और हर्ष वहां तक पहुंच नहीं पाया। तो उस समय जो दोनों में कॉमन था कि मतलब वो ईस्ट और नॉर्थ में सक्सेस हो गया था, तो कहां कहां सक्सेस हुआ था? जहां जहां पे जो है वो शासन वहां पर बना हुआ था। ठीक है, तो मगध में कौन थे? मालवा, थानेसर, कन्नौज। तो बेसिकली क्योंकि ये साउथ में पहुंचे ही नहीं, तो साउथ में जब पहुंचे ही नहीं तो वहां पर नॉर्थ में हमें क्या होगा, अंदाजा लग जाएगा कि कहां पे कौन कौन से शासन बने हुए थे। एग्जैक्टली फैक्ट याद नहीं करना बड़ा मुश्किल हो जाता कई बार।